हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे 10 अक्टूबर की क्लास को द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। ओरिजिनल सिन इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच की खूनी जंग पे। हर 6 महीने में इस जंग में कुछ नया मोड़ आप देखते हैं, लोगों की मौत होते हुए आप सुनते हैं। शुरू करेंगे इस इजराइल पैलेस्तीन वाले आर्टिकल को। करंट इश्यू के ऊपर बेस्ड है तो काफ़ी नई नॉलेज आपको गेन करने को मिलेगा। साथ ही आपको ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर इन क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है। 8 में से 8 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। पूरे मन से क्लास को आप लेंगे, हर चीज़ को समझेंगे और लास्ट में इस क्विज पे अप्लाई करेंगे। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑल राइट, कह रहा है जी ओरिजिनल सिन। देखिए, ओरिजिनल सिन एक फ्रेज है जो आया है बाइबल से। आपने एडम और ईव की कहानी सुनी होगी, जिनके रिप्रोडक्शन की वजह से इंसान जो है, इंसानी स्पीसीज जो है पैदा हुई है ना। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, एडम और ईव एक पुरुष और एक महिला थे, जिनके आपसी संबंधों की वजह से सभी इंसानों का जन्म हुआ आगे जाकर के। तो एडम और ईव को रिप्रोड्यूस करने से भगवान ने मना किया था कि सही वक्त आएगा तभी आप रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इन्होंने एक फल को खा लिया। फल था बुद्धि का, यानी कि विजडम का। भगवान ने खाने से मना बोला था इनको, लेकिन इस फल को खाने की वजह से इनको मालूम चला कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और इन्होंने अपने बच्चों को पैदा किया। तो जो इन्होंने फल खाया था ना, भगवान के डिसओबीडियंस के बाद, यानी उनकी आज्ञा को ना मान करके, उसी को बोलते हैं ओरिजिनल सिन। ये वही ओरिजिनल सिन है जहाँ से इंसान का ओरिजिन हुआ। ओरिजिनल सिन जो बाइबल से फ्रेज निकला है, उसका आम जिंदगी में आजकल मतलब होता है, हमारी आम भाषा में, एक ऐसी गलत चीज़, एक ऐसा इविल जिससे आप छुटकारा ना पा सकें, जो इनग्रेंड हो किसी सिचुएशन के अंदर, जिससे बचना बहुत मुश्किल हो। जैसे समाज में सिगरेट्स, अल्कोहल, जुआ, वेश्यावृत्ति, ये सभी ओरिजिनल सिंस हैं। कितना भी आप हाईली एडवांस कर दें सोसाइटी को, ये 3-4 चीज़ें आपको हर समाज में मिलेंगी। कह रहे जी वैसे ही बात कर रहा है ओरिजिनल सिन की वेस्ट एशिया के अंदर इजराइल और पैलेस्टीन झगड़े की। बात हो रही है ऑन द अटैक ऑन इजराइल एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन। बात की जा रही है अटैक की, उस हमले की जो इजराइल पे किया गया है, और उस ऑक्यूपेशन की, उस कब्जे की, जो इजराइल ने बदमाशी से पैलेस्टीन के ऊपर पिछले 100 सालों से, 60 सालों से किया हुआ है। समझ गए? मेरे ख्याल से ओरिजिनल सिन का मैंने आपको ओरिजिन बता दिया। इससे आप आम जिंदगी में जो मतलब निकलता है उसको रिलेट कर पाएंगे। ओरिजिनल सिन वो सिन है जिसकी वजह से इंसान पैदा हुआ, लेकिन ये था तो एक सिन ही, था तो एक पाप ही। भगवान ने पैदा करने से मना किया था, फिर भी एडम और ईव ने कर दिया। इसीलिए हर उस गलत चीज़ को ओरिजिनल सिन बोलते हैं जिससे आप छुटकारा ना पा सकें। जैसे कि वेस्ट एशिया में इजराइल और पैलेस्टीन का झगड़ा ऐसा ही है, ओरिजिनल सिन के जैसा है। आगे बढ़ेंगे, टाइटल पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल आपको पता लगे। कह रहा है इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज मस्ट एंड फॉर लास्टिंग पीस। कह रहे इजराइल का जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है कब्जा। किसी जगह पे आपने जो अपना, समझ गए ना, सीज कर रखा है, किसी जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है। कह रहे जी इजराइल का जो कब्जा है पैलेस्तीन की टेरिटरीज का, इसको ख़त्म होना ही पड़ेगा, मस्ट एंड करना ही पड़ेगा अगर आपको लास्टिंग पीस इस रीजन में चाहिए। टिकाऊ शांति इस रीजन में आपको चाहिए। पीस का मतलब है शांति या अमन चैन। लास्टिंग का मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो। समझ में आ गई? तो ये जब तक कब्जा इसराइल ख़त्म नहीं करेगा पैलेस्टीन के ऊपर, तब तक ये झगड़ा चलने वाला है। ऑक्यूपेशन आपका सब्जेक्ट है, मस्ट एंड इसकी वर्ब है। ऑक्यूपेशन वर्ड पे थोड़ा खास नज़र डालना। देखिए ये वर्ड जो है ना, 2 मीनिंग्स रखता है। पहला मीनिंग है कब्जा, जो इसराइल ने फ़लस्तीन पे किया हुआ है, जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे किया हुआ था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे किया हुआ था। दूसरा मीनिंग होता है जी ऑक्यूपेशन वर्ड का आपका प्रोफेशन, पेशा या रोजी रोटी। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी आपका ऑक्यूपेशन है, आप किसान हैं तो खेती आपका ऑक्यूपेशन है, अगर मछुआरे हैं तो मछली पालन या फिशरीज आपका ऑक्यूपेशन है। तो अंग्रेजी में एक ही वर्ड 2 काम करता है, आपके रोजगार को भी बताता है वर्ड, और आपने जहाँ कब्जा मारा हुआ है उस कब्जे को भी ऑक्यूपेशन वर्ड बताता है। ध्यान रखेंगे, इसके दोनों मीनिंग्स आज के क्विज में आपसे पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़े, सारे भारी भरकम वर्ड्स एक साथ देखेंगे। शुरू में देख लोगे तो बाद में पढ़ते हुए डिस्टर्बेंस नहीं होगी। एक लाइक और एक शेयर क्लास को जरूर से दें अगर इन क्लासेस से आपको बेनिफिट रेगुलरली मिल रहा है तो।
और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एसए, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए वोकैब शीट अपनी आज की ओरिजिनल सिन की 5 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है जी प्री ऑक्यूपेशन। अभी आपको बताया था मैंने ऑक्यूपेशन क्या होता है, या तो आपका रोजगार या आपका कब्जा। ठीक है, पहले क्या होता था, रोजगार भी आपका कब्जा हुआ करता था। अगर आप मान लीजिए किसी एरिया में मछली बहुत मिलती है और आप वहाँ मछुआरे बन गए हैं, आपके दादा परदादा सब मछुआरे ही थे, फिर आप किसी और को मछली पकड़ने नहीं देंगे वहाँ। वो मछली पकड़ने का जो काम है उस पर आपने ऑक्यूपेशन कर रखा है, यानी कब्जा कर रखा है। तो इसलिए आपका रोजगार भी कब्जे से रिलेटेड था। ये दोनों वर्ड्स आजकल तो अलग हैं, लेकिन किसी वक्त में एक ही हुआ करते थे। समझ पा रहे हैं ना, वो रोजगार में आपने कब्जा कर रखा था, इसलिए ऑक्यूपेशन वर्ड का मतलब रोजगार और कब्जा दोनों होता है। अब देखो, इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड बनता है प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन मतलब पहले से ही कब्जा। आम जिंदगी में प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के आपका ऑब्सेशन। जब आपके दिमाग में कोई चीज़ कब्जा कर लेती है, आप मान लीजिए आप सक्सेस के पीछे भागते हैं तो आप प्री ऑक्यूपाइड है सक्सेस के लिए, मनी के लिए प्री ऑक्यूपाइड भी हो सकते हैं, या किसी भी चीज़ के लिए। आपको खाने पीने का बहुत शौक है, पिज़्ज़ा का बहुत शौक है, तो आप प्री ऑक्यूपाइड है पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो प्री ऑक्यूपेशन होता है जी आपका जुनून, किसी चीज़ को लेकर के ऑब्सेशन। हमेशा विद लगा के बताएंगे जिस भी चीज़ के लिए आप जुनूनी होते हैं प्री ऑक्यूपेशन वर्ड के साथ। हर प्री ऑक्यूपेशन विद मनी इरिटेट्स एवरीवन। उसका जो जुनून है पैसे को लेकर के, पागलपन है मनी को लेकर के, हर एक को इरिटेट करता है, सबको समझ गए ना, चिढ़ाने वाले काम करता है, चिढ़ाता है। इसको मेनिया भी बोलते हैं, फिक्सेशन भी बोलते हैं, कीननेस भी बोलते हैं। यूल सी द वर्ड ऑक्यूपेशन इन द आर्टिकल टुडे। मैंने प्री ऑक्यूपेशन आपको बोनस में करवा दिया, ऑक्यूपेशन से प्री ऑक्यूपेशन बना लेना। अगला वर्ड है अपना ओवरहोल। ओवरहोल का मतलब होता है जी किसी चीज़ के अंदर फिर से बदलाव लाना नए सिरे से, या किसी चीज़ की नए सिरे से मरम्मत करना, स्ट्रक्चर को बनाना। इसको रेस्टोरेशन भी बोलते हैं। होल वर्ड का मतलब ही होता है जी बहुत मेहनत करके किसी काम को करना। अगर आप ओवरहोल कर रहे हैं ना, तो आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं उस मेहनत वाले काम को। समझ गए? रेस्टोरेशन बोल दो, रिकंस्ट्रक्शन बोल दो, रेनोवेशन बोल दो। अगर घर को तोड़ करके फिर से बना रहे हो, या कमरों को बहुत बड़ी मेजर रिपेयर करके चेंज कर रहे हो, कमरों का स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, पेंट, तो आप बोल सकते हैं वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ओवरहोलिंग आवर हाउस और ओवरहोलिंग दिस रूम। इस कमरे का, इस घर का हम फिर से, समझ गए ना, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। अ रेडिकल ओवरहोल ऑफ द टैक्स सिस्टम इन इंडिया इज नेसेसरी। एक बहुत बड़ा रेडिकल सा जो ओवरहोल है, रिस्ट्रक्चर है टैक्स सिस्टम का भारत में, वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड है अपने पास एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब है प्रैक्टिकल, थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड। और प्रैक्टिकल को प्रैग्मेटिक, एक्सपीडियंट या ऑब्जर्वेशनल भी बोलते हैं। Empirical studies have shown the effectiveness of Ayurveda in treating several lifestyle diseases. प्रैक्टिकल जो स्टडीज हुई हैं उन्होंने दिखाया है इफ़ेक्टिवनेस को, असरदार होने को आयुर्वेद के ट्रीट करने में, इलाज करने में बहुत सारी रोज़मर्रा की बीमारियों का, लाइफस्टाइल डिसीजेज का। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। प्रैक्टिकल तो समझते हैं ना, व्यवहारिक। चलिए अगला वर्ड है इंडिस्क्रिमिनेट। देखिए डिस्क्रिमिनेट वर्ड मतलब आप समझते हैं भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना। इसी से ही वर्ड बनता है डिस्क्रिमिनेशन, नाउन फॉर्म में भेदभाव। इनडिस्क्रिमिनेट वो होगा जो भेदभाव ना करता हो, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में होता है। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुन। आपने 5 आदमी थे और पांचों को गोलियों से भून दिया, तो मैं बोल सकता हूँ इट वॉज इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग फ्रॉम योर साइड। आपने 5 देखे ही नहीं, कौन दोस्त कौन दुश्मन, सबके ऊपर गोली चला दी। तो अंधाधुन जो वर्ड है अंग्रेजी, हिंदी में, अंग्रेजी में इनडिस्क्रिमिनेट हो जाता है ना।
द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। अंधाधुंध इस्तेमाल जो है फर्टिलाइजर्स का, ये कोज कर सकता है लंबे वक्त की प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को। कोज करेगा क्या, कोज ऑलरेडी कर रहा है, लोग मर रहे हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से। इसको पर्पसलेस भी बोलते हैं, अनसिस्टमैटिक भी बोलते हैं, केओटिक भी बोलते हैं। आप इस वर्ड को, इनडिस्क्रिमिनेट को, आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है आज का, आयरन आउट। आयरन तो समझते हैं ना, लोहा। और आयरन का एक और मीनिंग होता है इस्त्री। इस्त्री वो वुमन वाली नहीं, प्रेस वाली, जिससे आप कपड़ों को आयरन करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कपड़े के ऊपर आपने रिंकल्स देखी, निशान देखे, क्या बोलते हैं उसको, सलवटें देखी, तो रिंकल्स को आप आयरन आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते? सलवटों को प्रेस से सपाट कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो आयरन आउट जो वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है सलवटों को, रिंकल्स को, है ना, क्रीज को सपाट करना। अब देखो, ये प्रेस से बाहर निकाल करके रूटीन लाइफ में ले आओ। अगर ज़िंदगी में कोई सलवट है, कोई डिस्प्यूट है, कोई कंट्रोवर्सी है ना, झगड़ा है, उसको सुलझाने के लिए इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ गए? आयरन मतलब इस्त्री, इस्त्री से कपड़ों को सपाट किया जाता है। आयरन आउट का मतलब होता है कपड़ों को आयरन करना। लेकिन अगर कपड़ों की जगह ज़िंदगी में कुछ क्रीज हो, कोई सलवट हो, कोई झगड़ा हो, कोई इश्यू हो, और उसको आप सुलझाने लगें, तो आप उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आयरन आउट करना। अ मीटिंग वॉज कॉल्ड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। एक मीटिंग को बुलाया गया आयरन आउट करने के लिए, सुलझाने के लिए सारे उन फासलों को, मतभेदों को, डिफरेंसेस को जो थे मैनेजमेंट और जो है वर्कर्स के बीच में। इसको रेकनसाइल करना भी बोलते हैं, झगड़ों को सुलझाना, रेकनसाइल करना। आज आप ये रेकनसाइल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लेकिन फ्रेजल वर्ब याद रखना, क्विज में पूछी गई है आज आपसे। चलिए डिटेल में हो गए हैं, 6-7 मिनट लगाता हूँ 5 वर्ड्स पे, हर वर्ड की हिस्ट्री और उसका ओरिजिन आपको समझाते हैं। अब जल्दी से आर्टिकल की एक समरी ले लो, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। समरी ये है कि जी 700 के करीब जो है लोग मारे गए हैं इजराइल में एक ही रात में। और क्यों? क्योंकि इजराइल का जो दुश्मन है पैलेस्तीन, जिस पे इजराइल ने कब्जा भी कर रखा है, पैलेस्तीन का एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है हमास। उसने रातों रात जो है 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स इजराइल पे दाग दिए। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये तो होना ही था भाई, ये जो हमास है ये टेररिस्ट ग्रुप है और ये टेररिज्म एक्टिविटी इसको करना ही है। लेकिन इसके एक्टिविटी का रीज़न है इजराइल खुद। इजराइल 1914 से आज 2023 तक लगभग 110 सालों से पैलेस्तीन को कब्जाता जा रहा है। और जैसे जैसे पैलेस्तीन कब्जाया जा रहा है, वैसे वैसे पैलेस्तीन के अंदर ये आतंकवादी संगठन खड़े होते जा रहे हैं, इजराइल पे हमला करते जा रहे हैं। इस झगड़े का कोई सोल्यूशन नहीं है, 110 साल हो चुके हैं। सोल्यूशन एक ही है, इजराइल अपनी जगह पे वापस जाए और फिलिस्तीन पे अपने कब्जे को छोड़े। समझ गए? बस आज की यही समरी है आसान भाषा में। जब तक कब्जा रहेगा तब तक ये आतंकवादी इजराइल की नाक में दम करते रहेंगे। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। आज की टोन है एनालाइजिंग और सजेस्टिंग। एनालाइज करके सजेस्ट कर रहा है मामला क्या है और क्या सोल्यूशन निकल सकता है। कह रहे जी, द अनप्रेसिडेंटेड सरप्राइज अटैक बाय हमास ऑन इजराइल ऑन सैटरडे killing some 700 people should serve as a reminder of the unsustainability of the situation in the occupied and blockaded Palestinian territories। लंबा सेंटेंस है, देखो यहीं छोड़ देते हैं, आगे एंड के बाद वाला बाद में पढ़ेंगे। कह रहे हैं जी, जो अनप्रेसिडेंटेड सरप्राइज अटैक है। सरप्राइज अटैक क्या होता है? ऐसा अटैक जो सरप्राइज के जैसा हो। और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो, मिसाल ना हो, नेवर हैपन बिफोर हो, अभूतपूर्व हो। हिंदी बोलते हैं अभूतपूर्व। कह रहे जी, बिना मिसाल वाला, अभूतपूर्व सा, अचानक से होने वाला जो हमला है हमास नाम के इस टेररिस्ट जो है संगठन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और किस पे? इजराइल नाम के इस देश पे। और कब हुआ? ये हुआ जी शनिवार को, सैटरडे को। कैसे हुआ ये अटैक भाई? कॉमा से कॉमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। 2 कॉमा अंग्रेजी में हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए लगाए जाते हैं। एक कॉमा लगाए ना तो समझ लो कुछ सेंटेंस बन रहा है आगे, 2 लग गए कॉमे तो समझ लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कह रहे हैं जो वही अटैक है जो किल करते हुए 700 लोगों को, 700 पीपल लोगों की जान जो है लेते हुए है। कह रहे हैं इस अटैक को ना सर्व करना चाहिए, एक निशान बनना चाहिए, सर्व करने वाला बनना चाहिए, एक रिमाइंडर को। रिमाइंडर समझते हैं ना, किसी चीज़ की याद दिलाने वाला, एक अलार्म। तो इसको एक अलार्म या रिमाइंडर बन जाना चाहिए। और किसका? उस अनसस्टेनेबिलिटी का, उस इनस्टेबिलिटी का, अस्थिरता का,
और जो है इस सिचुएशन की, और सिचुएशन है उन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज की जो ऑक्यूपाइड हैं, जो कब्जे में आ चुकी हैं, और जो ब्लॉकेडेड हैं, जिनको बॉयकॉट या ब्लॉकेड कर दिया गया है। ब्लॉकेड करना मतलब चारों तरफ से सीज कर लेना, ना हवा पानी बाहर आने जाने देना, ना खाना ना पीना ना इलेक्ट्रिसिटी। समझ पा रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉकेडेड। लंबा सेंटेंस इतना देख लिया। ये अटैक अपने आप में एक रिमाइंडर है कि सिचुएशन कितनी पैलेस्तीन में ख़राब है, अनस्टेबल अनसस्टेनेबल है, क्योंकि पैलेस्तीन ऑक्यूपाइड है और ब्लॉकेड किया हुआ है इसराइल के द्वारा। कह रहा है और किस चीज़ का रिमाइंडर है ये, एंड लगा के बताएगा। एंड द डेंजर्स दैट नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज हमास पोज टू इजराइल नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग देयर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर। कह रहे ये रिमाइंडर है उस डेंजर्स का भी, उन सभी खतरों का भी, जिनको आतंकवादी संगठन जैसे कि हमास, नॉन स्टेट एक्टर मतलब आतंकवादी संगठन, कह रहे हमास जैसे आतंकवादी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन जो है खड़ा करते हैं, पोज करते हैं इजराइल के सामने। नो मैटर हाउ, चाहे कितना मर्जी, कितनी भी स्ट्रॉन्ग उनकी मिलिट्री हो या इंटेलिजेंस एजेंसियां हो। आई बात समझ में? सेंटेंस लंबा था 5-6 लाइनों का, लेकिन आपने ब्रेक करके पढ़ा। अटैक जो हुआ 700 लोगों को मारने वाला, ये रिमाइंडर है दो चीज़ों का। पहली चीज़, पैलेस्तीन में हालात कितने ख़राब हैं, वो पैलेस्तीन जिस पे कब्जा कर चुका है और जिसको ब्लॉकेड कर चुका है इसराइल 110 सालों से। और दूसरी चीज़ क्या, वो सारे खतरों का भी रिमाइंडर है ये अटैक, जो सारे खतरे हमास जैसे आतंकवादी संगठन पैलेस्तीन में जो बैठे हैं वो खड़ा करते हैं, पोज करते हैं इसराइल के लिए। चाहे इस बात को मैटर ही मत करो, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, नो मैटर, कि कितनी स्ट्रांग जो है इजराइल की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसियां हों, चाहे मोसाद कितनी भी स्ट्रांग हो, अटैक होना था वो हो गया। चलिए, अटैक जो है इसकी वर्ब है शुड सर्व, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व, अनसस्टेनेबिलिटी यानी किसी चीज़ के सस्टेन ना करने की क्वालिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थिरता या टिकाऊपन ना होना किसी चीज़ में, समझ गए ना, इंस्टेबिलिटी बोल सकते हैं। ब्लॉकेड करना किसी का, चारों तरफ से सीज कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी फूड वाटर सब सप्लाई काट देना। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब दहशतगर्द संगठन बोलते हैं, इनकी वर्ब है पोज। पोज का मतलब होता है खड़ा करना किसी नेगेटिव चीज़ को। हाथ पांव खड़ा करने के लिए, खुद को खड़ा करने के लिए पोज का इस्तेमाल नहीं होगा। जब सवाल को, क्वेश्चन को, रिस्क को, डाउट को, प्रॉब्लम को, डेंजर को, चैलेंज को, ऐसी ना छू जा सकने वाली नेगेटिव चीज़ों को जब खड़ा करते हैं, पैदा करते हैं, तो पोज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एजेंसीज की वर्ब है आर। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ब्रेक करते ही समझना चीज़ों को। टेंशंस हैव बीन फ्लेयरिंग in the West Bank for months, but nobody expected such a coordinated, low-tech yet lethal incursion from Gaza. कह रहे जो टेंशंस हैं वो फ्लेयर होती जा रही हैं। देखिए, फ्लेयर अप, फ्लेयर का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक से बड़ा हो जाना, एस्केलेट हो जाना, किसी चीज़ का अचानक से जो है पंख खोल लेना, है ना। और जैसे पक्षी नहीं होता एकदम फ्लेयर करके हवा में उड़ने लगता है, छोटा सा पक्षी होता है, पंख फैला लेता है। कह रहे वैसे ही टेंशन जो हैं पक्षी के पंखों की तरह पंख फैलाती जा रही हैं वेस्ट बैंक रीजन में पैलेस्टीन के पिछले कई महीनों से, 4 मंथ्स। कह रहे लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक ऐसा सच अ कोऑर्डिनेटेड लो टेक येट लिटिल इंकर्जन। तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा एक कोऑर्डिनेशन से बना हुआ, बहुत ही रॉ, बहुत ही कम टेक्नोलॉजी वाला, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन फिर भी बहुत मारक सा इंकर्जन। लीथल होता है मारक, इंकर्जन होता है हमला। और किसकी तरफ से था इंकर्जन? गाजा की तरफ से। तो ये रॉकेट अटैक बहुत क्रूड था, इसमें कोई इंटर बैलिस्टिक मिसाइल जो नहीं लगी हुई थी किसी एंगल से, है ना। ये तो कहीं से ईरान वीरान से रॉकेट ले आते हैं, ये सस्ते रॉकेट होते हैं, हज़ारों में कुछ कीमत होती है इनकी, और 5, 10, 15 हज़ार एक साथ खरीदते हैं और छोड़ देते हैं इसराइल पे। लेकिन ये अटैक अपने आप में लीथल निकला, 700 लोग मार दिए इसने इसराइल के। लो टेक कोऑर्डिनेटेड यत लिटिल इंकर्जन। टेंशंस की वर्ब है हैव बीन फ्लेयरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि 4+ में टाइम ड्यूरेशन दी गई है। पिछले कई महीनों से टेंशन जो है पंख फैला रही थी, आज की बात नहीं है वो। तो टाइम ड्यूरेशन या टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए और कंटिन्यूस टेंस दिया जाए तो आप उसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं, ठीक है। तो हैव बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नोबडी की वर्ब है एक्सपेक्टेड। लो टेक मतलब अनसोफिस्टिकेटेड, बहुत ही बिना टेक्नोलॉजी वाला अटैक था ये, समझ गए ना। जैसे रॉकेट थे आग लगा के फेंके हुए थे। इनकर्जन का मतलब होता है हमला, अटैक या रेड। कह रहे द वेस्ट बैंक हैज सीन वायलेंस ऑन अ डेली बेसिस इन रिसेंट मंथ्स। कह रहे वेस्ट बैंक भी देख चुका है वायलेंस को। देखो ये सारे अटैक हुए गाजा पट्टी से, और इसराइल पैलेस्टीन की 2 मुख्य टेरिटरीज हैं,
प्राइमरी टेरिटरीज है, वेस्ट बैंक और गाजा, बीच में आता है इसराइल, दोनों तरफ पैलेस्टीन, बीच में इसराइल। तो कह रहे जो दूसरी टेरिटरी है वेस्ट बैंक, उसने भी वायलेंस को देखा है डेली बेसिस पे, हर रोज के बेसिस पे पिछले कई महीनों में, इन रिसेंट मंथ्स। वेस्ट बैंक की वॉर हैज सीन। कह रहे जी बिफोर सैटरडेज अटैक सम 200 पैलेस्टीनियंस एंड 30 इजरायलीज वर किल्ड दिस ईयर अलोन। कह रहे जी सैटरडे के अटैक से पहले, शनिवार के हमले से पहले, इस साल के दौरान अक्टूबर सितंबर तक लगभग 200 पैलेस्टीनियंस और 30 इजरायली जो हैं मारे जा चुके थे इसी साल में अकेले। तो ये तो हो ही चुके थे, तो रोज़ जो 2 3 5 मरते हैं वो तो अलग हैं, हमले वाले दिन 700 इजरायली और मर गए, कहने का मतलब ये। चलिए इस सेंटेंस में एक एरर है, ढूंढ के जो बता सके बताना कमेंट्स में, मैं आपको एक पैराग्राफ पूरा करवाता हूँ फिर इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। बहुत कॉमन सी एरर है, एसएससी बैंक के अगर मेंस तक जाना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना, देखते ही पता लगे। कह रहे जी द बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट largely ignored the violence and went ahead with its other policy preferences। कह रहे जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने मोटे तौर पे इग्नोर किया, और किसको, इस सारी वायलेंस को, और वेंट अहेड कर गई, आगे बढ़ गई अपने दूसरे पॉलिसी प्रेफरेंसेस के साथ में, अपने दूसरे पॉलिसी से रिलेटेड प्राथमिकताओं के साथ में। भाई वेस्ट बैंक में वायलेंस हो रही है, रोज़ हो रही है, इसराइल की वजह से ही हो रही है, लेकिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। भाई वहाँ हो रही है ना, हमारे घर में नहीं हो रही, तो हमें क्यों ध्यान देना। तो ये अपना ध्यान जो है आंखें बंद करके बैठे रहे, इसराइली जो है फौजी अपने आप वायलेंस करते रहे, और ये सारा ध्यान डाल के रखे अपना दूसरे पॉलिसी प्रेफरेंसेस पे, जो कि था इंक्लूडिंग द ओवरऑल ऑफ द जुडिशरी, जिसमें शामिल था ओवरहॉल यानी कि रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन इनकी न्यायपालिका का, इनकी जुडिशरी का। तो रिसेंटली आपने सुना होगा जुडिशरी को इन्होंने थोड़ा सा कम इंडिपेंडेंट बना दिया है इसराइल में। अब जुडिशरी जो है सरकार के आगे घुटने टेक देगी, अगर सरकार कुछ चाहेगी तो जुडिशरी को मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट की वर्ब है इग्नोर्ड, दूसरी वर्ब है वेंट अहेड। गो अहेड की सेकंड फॉर्म है वेंट अहेड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के साथ में आगे बढ़ना, उसको कंटिन्यू करना। कह रहा है द इजरायली मिलिट्री डिस्क्राइब द सिचुएशन इन गाजा एज स्टेबल इंस्टेबिलिटी, नोटिंग दैट द सिचुएशन दो वोलेटाइल वॉज अंडर कंट्रोल। कह रहे इजरायली मिलिट्री जो है उसने डिस्क्राइब किया सिचुएशन को गाजा में, और कैसे डिस्क्राइब किया भाई, स्टेबल इंस्टेबिलिटी बता करके। स्टेबल मतलब स्थिर, इंस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता। तो इन्होंने बोला जी इंस्टेबिलिटी जो है वो स्टेबल है, मतलब इंस्टेबिलिटी तो है लेकिन हम स्टेबल है उस इंस्टेबिलिटी में, ऐसा ही जो है इजराइल की मिलिट्री ने बताया। और ये कैसे बताया भाई, नोट करते हुए इस चीज़ को, या ध्यान देते हुए, ऑब्जर्वेशन लेते हुए इस चीज़ का कि सिचुएशन जो है हालांकि वो वोलेटाइल है, इनस्टेबल है, अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी वो अंडर कंट्रोल है, हमारे कब्जे में है। समझ गए, मिलिट्री ने यही बोला कि अशांति तो बहुत है, केओस एनार्की तो बहुत है, लेकिन करने वाले हम ही हैं, हम ही उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। मिलिट्री की वर्ब है डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब जो है हमेशा एज लेता है अपने बाद में, जिस भी चीज़ को आप डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब हो, डिफाइन हो, रिगार्ड हो, है ना, रिगार्ड एज समथिंग, डिफाइन एज समथिंग, डिफाइन एज समथिंग, है ना, डिस्क्राइब एज समथिंग। तो इस एज को हमेशा याद रखें। सिचुएशन की वर्ब है वॉस, वॉलेटाइल का मतलब होता है अनस्टेबल, अस्थिर। कह रहा है एंड देन केम द हमास अटैक रेमिनिसेंट ऑफ द 1973 योम किपुर वॉर व्हेन इजिप्ट एंड सीरिया शुक इजराइल। कह रहा है फिर आया हमास का अटैक। भाई ये कह रहे थे जी कुछ नहीं हो रहा इस साल, तो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, हम देख रहे हैं, उनको अच्छे कंट्रोल में रख के बैठे हैं, लेकिन तभी जो है अचानक से शनिवार को हो गया हमास का हमला, जो रेमिनिसेंट था। रेमिनिसेंट मतलब सर्विंग एज अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर का काम करने वाला था, और ये रिमाइंडर था 1973 की उस इनफेमस बैटल का, वॉर का, जिसको बोलते हैं योम किपुर वॉर, जब इजिप्ट और सीरिया ने हाथ में हाथ मिला करके इजराइल को हिला के रख दिया, शुक करके रख दिया। समझ में आ गई बात। हमास अटैक की वर्ब है केम। रेमिनिसेंट मतलब जो आपको कोई चीज़ रिमाइंड करवाए, जैसे आप मुझे मिले और आप जो है कुछ इस तरह से बात करें जैसे मेरा कोई पुराना दोस्त करता हो, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है दैट इज़ रेमिनिसेंट ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड दिनेश, मोहन, या जो भी उसका नाम है। ठीक है, तो जो भी आप चीज़ किसी चीज़ को रिमाइंड करवाती है तो वो उसका रेमिनिसेंट बन जाती है। रिमाइंड से ही रेमिनिसेंट नाम के वर्ड को बनाया गया है। इजिप्ट सीरिया की वर्ब है शुक। शेक की सेकंड फॉर्म है शुक। शेक का मतलब होता है हिला देना, शुक का मतलब है हिला दिया। चलिए रेमिनिसेंट वर्ड को देखेंगे।
ये पीछे जो सेंट लिखा है इसका मतलब होता है बिकमिंग या सर्विंग, बिकमिंग ए रिमाइंडर या सर्विंग एज ए रिमाइंडर। तो ये सेंट से सारे वर्ड बन जाते हैं, इनको आपको थोड़ा दिमाग में बिठा के रखना है। एडोलिसेंट, कन्वालिसेंट, इवेनिसेंट एंड ऑब्सोलिसेंट। देखिए ऑब्सोलिसेंट मतलब जो ऑब्सोलीट हो रहा हो, जो चलन से बाहर हो रहा हो। जैसे ब्लैकबेरी का अगर फ़ोन आपके पास अभी भी है तो वो ऑब्सोलिसेंट है, मतलब ऑलमोस्ट वो बाहर हो चुका है चलन से या होने की प्रोसेस के अंदर है। ठीक है, ब्लैकबेरी वो जो 2012 में आते थे, 10 में, 11 में, अब 2023 में वो ऑब्सोलीट है। वैसे ही इवेनिसेंट, ऐसी चीज़ जो इवैन बन रही हो, इवैन का मतलब होता है वेपर। अगर कोई चीज़ आपके सामने गायब हो रही हो तो आप बोल सकते हैं दिस इज इवेनिसेंट, हवा हो रही है मेरे सामने, छूमंतर हो रही है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर क्वाइट इवेनिसेंट। फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं इन दोनों लुटी हुई कंट्रीज़ में, लुटी हुई मतलब फाइनेंशियली बोल रहा हूँ मैं, पाकिस्तान श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ में जो अभी फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल है, यहाँ पे आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं इवेनिसेंट लगेंगे, मतलब रोज़ जो है आपको लगेगा भाप बन के उड़ते जा रहे हैं, खर्च होते जा रहे हैं। कन्वेलिसेंट मतलब जो कन्वेल कर रहा हो, कन्वेल का मतलब होता है रिगेन करना अपनी हेल्थ को। तो कन्वेलिसेंट वो आदमी है जो बीमारी से हील कर रहा हो, है ना, बिकमिंग हेल्दी हो। एडोलिसेंट मतलब जो आदमी एडल्ट बन रहा हो, ऐसा लड़का है लड़की जो 16-17 साल का हो वो एडोलिसेंट होता है। 18 होते ही वो एडल्ट बन जाएगा, 16-17 में एडल्ट बनने की प्रोसेस में होता है। तो रेमिनिसेंट, एडोलिसेंट, कन्वेलिसेंट, इवेनिसेंट, ऑब्सोलिसेंट, 5 वर्ड्स हैं, अच्छे से आपको करवा दिए हैं। ओरिजिन के साथ करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है रट्टे वट्टे मरवा रहा हूँ आपको, ये तो किताबों में भी लिखे होते हैं मीनिंग। अपना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जो किताब में नहीं लिखा हुआ, जो दूसरे किसी टीचर का, दूसरे किसी चैनल से आपको नहीं मिल रहा, वैसी वाली इन डेप्थ नॉलेज हर चीज़ की। चलिए कोशिश यही करते हैं, बाकी आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमास, एन इस्लामिस्ट militant organization that carried out suicide attacks in 1990s and early 2000s showed no distinction between civilians and soldiers। हमास को आतंकवादी संगठन क्यों बोलते हैं? ये अपने हक के लिए लड़ रहा है लेकिन फिर भी आतंकवादी संगठन है। क्यों? क्योंकि ये एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कैरी आउट किए हैं बहुत सारे सुसाइड अटैक्स, आत्मघाती हमले, फिदाइन हमले 1990 में और 2000 के दशक में। कह रहे इस बार हमास ने दिखाया ही नहीं कोई भी डिस्टिंक्शन को, कोई भी फ़र्क को सिविलियन और सोल्जर्स के बीच में, इसीलिए आतंकवादी संगठन है। अपने हक के लिए लड़ता है लेकिन क्या करेगा, फिदाइन हमले कर देगा, सुसाइड अटैक कर देगा औरतों पे, बच्चों को, है ना। इस बार बच्चों जो है, इस बार की जो वॉर है उसमें 700 मार दिए, सिविलियंस भी मार दिए। करे जी ये करते हुए सारा काम इसने किया, आतंकवादी संगठन ने, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन ने डील करते हुए या देते हुए सबसे ज़्यादा खून खराबे वाले ब्लडियस्ट ब्लो को, यानी चोट को, इजराइल को रीसेंट हिस्ट्री में, आजकल के इतिहास में। हमास की वर्ब है शोट, दैट आया है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसकी वर्ब है कैरिड आउट, कैरी आउट करना, अंजाम देना। डिस्टिंक्शन करना यानी फ़र्क बनाना, इसने कोई भी फ़र्क नहीं दिखाया आम आदमी और फौजी के बीच में, बस रॉकेट दागते गए और लोगों को मारते गए। डील द ब्लो का मतलब होता है जी चोट मारना, ब्लडियस्ट ब्लो मतलब सबसे खून खराबे वाली चोट या हमला। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। ऊपर जो आपसे पूछा था कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, अगर दो इवेंट्स पास्ट के हों तो क्या करना है जी, जो इवेंट पास्ट का भी पास्ट है, जो पास्ट में भी पास्ट में हुआ है यानी पहले हुआ है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बताना है और बाद वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताना अगर ज़रूरत पड़े तो। जैसे जी चेयरमैन जो है वो जब पहुंचा मीटिंग में तब तक मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। भाई एक चेयरमैन है, मीटिंग में पहुंचा लेकिन मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। चेयरमैन रीच्ड, द चेयरमैन लिख देते हैं, द चेयरमैन रीच्ड द मीटिंग हॉल आफ्टर द मीटिंग एंडेड। ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ है? कौन सा हुआ पहला काम भाई? पहला काम ये हुआ है कि पहले जो है मीटिंग एंड हुई है, फिर उससे पहले दूसरा काम क्या हुआ है, चेयरमैन जो है मीटिंग हॉल में पहुंचा है। मतलब पहला काम जो है मीटिंग का एंड होना है पास्ट में, उसके बाद में चेयरमैन आया है, दूसरा काम है। समझ पा रहे हो ना, दोनों कामों को मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल रहा हूँ। तो जो काम पहले हुआ है और दोनों काम जो पास्ट में हुआ है, तो जो काम जो पहले हुआ है उसको आप पास्ट परफेक्ट में लिखें। तो आफ्टर द मीटिंग एंडेड की जगह लिखें हैड एंडेड। समझ गए? हैड एंडेड मतलब हैड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये आपको बताता है पहले वाला काम ये है और बाद वाला काम ये है।
वैसे ही मान लीजिए चेयरमैन जो है मीटिंग शुरू होने से पहले ही पहुंच गया था, ठीक है, सेंटेंस कुछ ऐसा ही बनेगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। द चेयरमैन रीच द मीटिंग हॉल बिफोर द मीटिंग हैड स्टार्टेड, ठीक है। अब देखो मीटिंग भी पास्ट में स्टार्ट हुई है, चेयरमैन भी पहले पहुंचा है, लेकिन दोनों कामों में से पहले कौन सा काम हुआ है? पहले चेयरमैन पहुंचा है, फिर मीटिंग स्टार्ट हुई है। तो पुराने में भी जो पुराना काम है वो है चेयरमैन का मीटिंग हॉल में पहुंचना। तो जो सबसे पुराना काम है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखें, हैड रेज्ड, ठीक है, और मीटिंग को लिखें यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टार्टेड। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा लगाना है। अब कभी कभी क्या होगा, बिफोर आफ्टर के बाद में कोई क्लोज नहीं होगा, बस एक इवेंट आपको दिया होगा, जैसे कि इस केस में, लेकिन फॉर्मूला को बरकरार रखें। भाई सैटरडे का अटैक तो हो चुका ना, सैटरडे का अटैक तो हो चुका ना, बिफोर के बाद में इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो काम है ये सैटरडे के अटैक से पहले हुआ था, तो इस काम को पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, पास्ट परफेक्ट में लिखें। तो वर किल्ड की जगह लिखेंगे हैड बिन किल्ड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? भी पहले ही अटैक हुआ, पहले ही जो है लोग मरे, फिर ही अटैक हुआ, अटैक बाद में हुआ, लेकिन दोनों काम ही पास्ट के हैं हमारे लिए। तो बाद वाले काम को तो आपने चाहे इंडेफिनिट दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन पहले वाले काम को जो इस अटैक से पहले हो चुका था उसको आप पास्ट परफेक्ट दें। और पास्ट परफेक्ट देंगे तो यहाँ पैसिव देंगे, क्योंकि पैसिव लिखा हुआ है, वर किल्ड बना रखा है ऑलरेडी, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और ये बन जाएगा हैड बिन किल्ड। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पैसिव एक्टिव है ना, इन सब चीज़ों का समझ में नहीं आता होगा, तो भैया बेसिक्स करने पड़ेंगे आपको। ये सब चीज़ें बेसिक्स करने के बाद ये चीज़ें सीख पाओगे आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले अपना बेस बिल्ड करो, होम पेज पे प्लेलिस्ट रखिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की, 1 महीने में बेसिक्स बना सकते हो रोज़ आधा घंटा दे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द अटैक रेजेस मॉरल एंड प्रैग्मेटिक क्वेश्चंस। कह रहा है ये अटैक खड़े करता है, रेज करता है या पोज करता है बहुत ही सारे नैतिक और व्यवहारिक सवालों को। प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक। चलिए रेज की जगह पे यहाँ पोजेस भी आ सकता था, क्योंकि सवाल, डाउट, चैलेंज है ना, इस तरह की चीज़ों को खड़ा करने के लिए पोज वर्ब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कह रहे हमासिस इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट इजरायली सिविलियंस इज रिपग्नेंट एंड इज नॉट गोइंग टू हेल्प द पैलेस्टीनियन कोज इन एनी वे। कह रहे हमास की जो अंधाधुंध वायलेंस है, सोल्जर पे, आदमी पे, औरत पे, बूढ़े पे, बच्चे पे, जो दिखा बस उसके ऊपर डॉकेट मार देना है। कह रहा है इस आतंकवादी, इस्लामिस्ट आतंकवादी संगठन की जो इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस है, अंधाधुंध इसकी हिंसा है इजराइल के आम आदमियों के खिलाफ। कह रहा है वो हिंसा अपने आप में रिपग्नेंट है, बहुत ही ज़्यादा ईविल है, बहुत ख़राब है ना, नफ़रत भरी है, नफ़रत के लायक है, और ये हेल्प नहीं करने वाली है पैलेस्टीनियन लोगों के कोज को, उनके मिशन को किसी भी तरीके से इन एनी वे। वायलेंस की वर्ब है इज, और दूसरी वर्ब है इज नॉट गोइंग। जब आप ये कहते हो कि इजराइल ने कब्जा किया हुआ है 100 सालों से, तब आप सही हो, लेकिन जब इजराइल के आम आदमियों पे जब रॉकेट डालते हो ना, तो आपकी सही बात भी अपने आप गलत हो जाती है, फिर आपकी कब्जे की बात कोई नहीं सुनता, हर आदमी को आपका बच्चों पे छोड़ा हुआ रॉकेट दिखता है। समझ गए सेंटेंस का मीनिंग? कह रहा है जी ऑन द कंट्रेरी इट विल पुट मोर पैलेस्टीनियन लाइव्स एट रिस्क एज इजराइल इक्वली डिस्रिगार्डिंग सिविलियन कैजुअलिटीज इज पाउंडिंग द बिसीज्ड एनक्लेव। कह रहे जी इसका बिल्कुल उल्टा, ऑन द कंट्रेरी, हेल्प तो क्या करना है, इसका बिल्कुल उल्टा। ये जो गंदा काम है ना सब पे रॉकेट मारने का, ये पुट करेगा और पैलेस्टीनियन लाइव्स को, ये रखेगा और पैलेस्टीनियन लोगों की ज़िंदगियों को, और कहाँ पे, रिस्क पे, यानी जोखिम पे, एट रिस्क। और क्यों रखेगा? कह रहा है एज, क्योंकि जो इजराइल है और जो इक्वली डिसरिगार्ड करता है, इक्वली इस वक्त जो है तवज्जो नहीं दे रहा सिविलियन कैजुअलिटीज़ को, आम आदमियों की ज़िंदगियों को। कह रहा है वो अब पाउंड कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से हमले मार रहा है। पाउंड करना मतलब एक के बाद एक अटैक करना, इस पूरे चारों तरफ से बिसीज किए हुए एनक्लेव पे, पैलेस्टीनियन टेरिटरी पे। एनक्लेव वो होता है जी, मतलब एक अलग सा एरिया, अपनी कंट्री से अलग बन के हुआ है ना, अपनी कंट्री से जो डिफरेंट एरिया में है। तो वेस्ट बैंक इधर है, गाजा पट्टी इधर है, दोनों एक दूसरे से जुड़े तो हुए नहीं, तो ये एनक्लेव्स हैं। और बिसीज का मतलब है इनको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है चारों तरफ से, इनको समझ गए ना, घेरा हुआ है, सीज किया हुआ है। चलिए 8 की वर्ब है विल पुट, पुट एट रिस्क मतलब जोखिम को पैदा करना। इजराइल की वर्ब है इज पाउंडिंग, इजराइल सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। पाउंड का मतलब होता है जोर जोर से अटैक करना, बार बार अटैक करना। कह रहा है जी बट एट द सेम टाइम पैलेस्टीनियन टेरिटरीज अंडर द यॉक ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री हैव बीन फ्यूमिंग अ वॉल्केनो। कह रहा है जी
लेकिन उसी वक्त अगर ये देखें, बट एट द सेम टाइम पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज हैं जो यॉक के अंडर हैं, यॉक का मतलब होता है जंजीरें, जो जंजीरों के नीचे हैं या उस वजन के नीचे हैं, जो है आज तक के सबसे लंबे कब्जे का, ऑक्यूपेशन का, मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले 100 सालों के, कह रहे हैं वो भी एक फ्यूम करती हुई, धुआं छोड़ती हुई वोल्केनो की तरह, यानी ज्वालामुखी की तरह है। पैलेस्तीन से भी ये चीज़ें एक्सपेक्टेड ही हैं कि वो ये सब करेंगे, रॉकेट मारेंगे, क्योंकि 100-110 सालों से मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा कब्जा जो है पैलेस्तीन देख रहा है इजराइल की तरफ से। तो ये सब टेरिटरीज जो हैं दे हैव बिन अ फ्यूमिंग वॉल्केनो। फ्यूमिंग करना मतलब एकदम गुस्से के अंदर जो वॉल्केनो जब तैयार हो जाता है ना फटने के लिए, वॉल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी। तो ये फटने वाले ज्वालामुखी की तरह है पैलेस्तीन भी। यॉक जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? जंजीरें। लिटरल मीनिंग अगर देखना हो तो किसान जो है खेत में, जो उसका हल चलाने वाला जो बैल होता है ना, जो उसका सांड होता है, उसके गले में कुछ रखता है ना जिसके पीछे हल बांधा जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं योक। समझ गए? वो गुलामी का ही योक होता है, वो बैल उसका गुलाम ही है ना, वो सांड पशु। तो वैसे ही पैलेस्तीन के ऊपर भी इसराइल ने एक योक रखा हुआ है, वो सांड के ऊपर जो खेत में रखते हैं, और इसराइल के ऊपर कब्जा करके, इसराइल जो है पैलेस्तीन पे कब्जा करके बैठा है। तो अंडर द योक ऑफ मतलब किसी चीज़ के साथ बंधा हुआ है ना, किसी चीज़ की जंजीरों में बंधा हुआ। योक आपको दिखा भी देते हैं अगर आप देखना चाहें तो। ये होता है योक, ठीक है, ये सांड वांड वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ड जब देख ले तो ना फिर दिमाग में बैठाना बहुत ईजी होता है। कह रहा जी देर इज़ नो पीस प्रोसेस, कोई भी पीस की प्रोसेस चल ही नहीं रही है पिछले कई सालों से। Israel has continued to build settlements in the West Bank, raising security barriers and checkpoints, limiting Palestinian movements, and never hesitating to use force or collective punishment to keep organized Palestinians under check. कह रहा है इसराइल भी बदमाशी खूब करता है, इसने जारी रखा है अपनी सेटलमेंट्स को बिल्ड करना। सेटलमेंट क्या होती है? अवैध कॉलोनियाँ। भाई इसराइल जो है हमेशा अपने कॉलोनी से, अपने एरिया से बाहर निकल करके पैलेस्टीन पे कब्जा करने की कोशिश करता है। इनका ये कहना है कि हमारी किताब में लिखा हुआ है, तौरा में, बाइबल में, कि ये जो पैलेस्तीन है यही हमारी जगह है ओरिजिनली। तो पैलेस्तीन नाम का देश जो है हम तबाह कर देंगे, इसके हर आदमी को मार देंगे, इस पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा इन जो है ना इसराइलियों का कहना है, यहूदियों का। तो कह रहे हैं यहूदी जो हैं ये जारी हैं 100 साल से अपनी अवैध कॉलोनियाँ बनाना पैलेस्तीन के वेस्ट बैंक वाले इलाके में। और ये सारा काम कैसे करते हैं? कॉलोनी बनाते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों को बसाते हैं, फिर वहाँ पे सिक्योरिटी बैरियर और चेक पोस्ट बना देते हैं, अपने फौजी भी खड़े कर देते हैं, है ना, उनकी सुरक्षा के लिए। फिर जो पैलेस्टीनियन वहाँ रह रहे होते हैं सालों से, उनकी मूवमेंट्स पे लगाम लगा देते हैं। आप ज़्यादा आगे नहीं जाओगे, अपने घर में रहो, बाहर मत निकलो। और कभी भी हेजिटेट नहीं करते हैं, कभी भी ये संकोच नहीं करते हैं यूज़ करने में ताकत को, फोर्स को, या फिर कलेक्टिव पनिशमेंट की टेक्निक्स को। 100 लोगों को कोड़े मारना, इस तरह की सजाएं मिलती हैं वहाँ। 100 पैलेस्टीनियन को पकड़ा, उनको पीटने लगे। तो कलेक्टिवली पनिशमेंट देने में कभी भी हिचकिचाते नहीं है इजरायली, यहूदी, ताकि जो पैलेस्टीनियंस हैं कभी भी ऑर्गेनाइज ना हो सकें, उनको अंडर चेक रखा जा सके, कभी भी वो एक साथ खड़े होकर के इसराइल के सामने बगावत ना कर सकें। तो ये काम इसराइल करता आ रहा है। इसराइल की वर्ब है हैज़ कंटिन्यूड। सेटलमेंट्स की वर्ब है कम्युनिटी, या सेटलमेंट्स का मतलब होता है अवैध कॉलोनी या कम्युनिटी। अगर इसके बारे में पूरा पढ़ना हो तो पूरी विकिपीडिया रखी हुई है, इस कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ो। इसराइल क्यों चाहता है पैलेस्तीन पे कब्जा करना? इन्होंने कहा है कि 2-3 हज़ार साल पहले हम यहीं रहते थे, तो 2023 में भी हमें अब यहीं रहना है ना, ऐसा इनका आर्ग्यूमेंट्स है। कह रहे हैं जी दिस स्टेटस को हैज़ ओनली टर्न्ड पैलेस्टीनियंस मोर रेडिकल एंड हमास इवन स्ट्रोंगर। कह रहे हैं ये जो स्टेटस को है, यथास्थिति है इसराइल की तरफ से, ये सारी बदमाशी ने महज बदला ही है, टर्न ही किया है पैलेस्तीन के लोगों को और ज़्यादा रेडिकल और ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट। रेडिकल क्या होते हैं? वो फंडामेंटलिस्ट होते हैं ना, जो इनको और ज़्यादा उग्रवादी बनाया ही है, रेडिकल बनाया ही है। और हमास नाम के इस दहशतगर्द संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। स्टेटस को की वर्ब है हैज़ टर्न्ड। अच्छा, हमास सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। इट हैज़ टर्न्ड पैलेस्टीनियन मोर रेडिकल एंड हैज़ टर्न्ड हमास मोर या इवन स्ट्रॉन्गर। रेडिकल आप समझ चुके हैं ना। इसराइल हैज़ नाउ डिक्लेयर्ड वॉर। अब इसराइल ने वॉर को डिक्लेयर कर दिया है, अपना मतलब वॉर का बिगुल बजा दिया है। कह रहा है बट पास्ट अटैक्स, ग्राउंड इन्वेजन्स एंड एयर स्ट्राइक्स हैव डन लिटिल टू वीकन हमास। कह रहे लेकिन ऐसे पास्ट अटैक्स भी हुए हैं, ऐसी वॉर इसराइल पहले भी कर चुका है। कह रहा है इस सारे अटैक्स जो हैं, चाहे ग्राउंड इन्वेजन हो, चाहे एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे ज़मीनी हमला हो, चाहे आसमानी हमला हो, इन्होंने बहुत कम किया है। दे हैव डन लिटिल, हमास को वीक करने में
हमास को कमज़ोर बनाने में। हमास कभी भी कमज़ोर नहीं हुआ, चाहे कितने भी अटैक्स इसराइल ने उस पर किए हों। अटैक्स की वर्ब है हैव डन। इन्वेजन आप समझते हैं, इनकर्जन, इवेजन, हमला, है ना, किसी के ऊपर रेड, अटैक। कह रहा है वेस्ट एशिया हैज़ ऑल्सो विटनेस जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स इन रिसेंट ईयर्स, और सारी आपको यहाँ बताई गई है डैश लगा के। कह रहा है वेस्ट एशिया ने भी विटनेस किया है, गवाह बना है ये जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स का। रीअलाइनमेंट्स मतलब लोगों का रीअलाइन करना, रीस्ट्रक्चर करना, नए ग्रुप्स या कोलिशंस को फॉर्म करना। कह रहे पिछले कई सालों में, रिसेंट ईयर्स में, वेस्ट एशिया के देशों के भी समीकरण आपसी बदले हैं। और कैसे बदले हैं? फ्रॉम द इजराइल अरब रिकन्सिलेशन टू ईरान सऊदी डिटॉन्ट। कह रहे जी देखा जाए तो फ्रॉम यहाँ से इजराइल और अरब के झगड़े के सुलटारे से लेकर के, रिकन्सिलेशन या आयरनिंग आउट से लेकर के, ईरान और सऊदी अरेबिया के डिटॉन्ट तक। डिटॉन्ट का मतलब होता है टेम्परेरी पीस। भाई झगड़ा तो अपनी जगह बना हुआ है, लेकिन अभी झगड़ा नहीं करेंगे, अभी टेम्परेरली 10-15 साल जो है कोऑपरेट करेंगे, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिटॉन्ट। तो यहाँ से यहाँ कर यहाँ तक जो है वेस्ट एशिया में समीकरण बदले हैं। वेस्ट एशिया की वर्ब है हैज़ विटनेस्ड। रीअलाइनमेंट आप देख चुके हैं, रीऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग बोल सकते हैं। कह रहे बट दीज चेंजेस हैव कन्वीनियंटली साइड स्टेप द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन। कह रहे लेकिन ये सारे जो बदलाव आते हैं बड़े कन्वीनियंस के हिसाब से, बड़े सुविधाजनक तरीके से ये साइड स्टेप कर देते हैं। साइड स्टेप करना यानी बच करके निकल जाना, बात ही मत करना किसी बारे में। तो ये बड़े आसानी से बच करके निकल जाते हैं इजराइल के पैलेस्टीन के कब्जे के मुद्दे से। तो जो भी नया झगड़ा, नया जो दोस्ती होती है, झगड़ा होता है, नया कोई गुट बनता है, समीकरण बदलते हैं, उसमें इस ऑक्यूपेशन की बात कोई नहीं करता। कह रहा है जी जो है वेस्ट एशियाज ओरिजिनल सिन, ये कब्जा वही है इसराइल का जो वेस्ट एशिया का अब एक परमानेंट सा इवल बन चुका है, ओरिजिनल सिन बन चुका है। और कह रहा है लेटिंग द स्टेटस को प्रिवेल। ये सारे चेंजेस जो हैं इस काम को साइड स्टेप करते हैं, लेट करते हुए, इजाज़त देते हुए यथास्थिति को, स्टेटस को प्रिवेल करने की, बने रहने की। समझ गए? चलिए, चेंजेस की वर्ब है हैव साइड स्टेप। साइड स्टेप करना, किसी चीज़ से बचना। साइड में स्टेप कर दिया तो बच के निकल गए ना आप। प्रिवेल करना यानी किसी चीज़ का बने रहना। कह रहा है जी बट द स्टेटस को कैन नॉट प्रिवेल विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज। कह रहा है लेकिन ये बदमाशी वाली स्थिति जो है इसराइल की तरफ से, ये प्रिवेल नहीं कर सकती, ये बनी नहीं रह सकती बिना कॉन्सिक्वेंसेज के, बिना परिणामों के। तो इसके भी कुछ रिजल्ट निकलने ही थे। स्टेटस को की वर्ब है कैन नॉट प्रिवेल। अब क्या रिजल्ट्स हैं? कह रहा है इफ इजराइल and other regional international players want lasting peace and stability in the region, their focus must turn to finding a solution to the question of Palestine. कह रहा अगर इसराइल और दूसरे रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, चाहे रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो या यूएस हो, कह रहा अगर ये सभी चाहते हैं लास्टिंग पीस, ये सभी चाहते हैं लंबी टिकाऊ अमन, चैन या शांति, और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता इस पूरे रीजन में, अगर ऐसा सच में चाहते हैं तो इनको सारा फोकस जो है टर्न करना पड़ेगा या मोड़ना पड़ेगा इस चीज़ की तरफ। टू लगा के बता रहे हैं, और वो चीज़ है फाइंड करना यानी ढूंढना एक समाधान को, हल को, सोल्यूशन को, पैलेस्टीनियन के क्वेश्चन को, पैलेस्टाइन के सवाल को। तो जिस सवाल का जवाब जो है लीग ऑफ नेशंस नहीं निकाल पाया, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं निकाल पाया 1947 में, उसका जवाब इनको 2023 में खोजना होगा अगर इस एरिया में ये पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसराइल और प्लेयर्स की वर्ब है वांट, फोकस की वर्ब है मस्ट टर्न। सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल में बनाएं, इफ से शुरू हुआ है और आपको यहाँ पे कंडीशन दिखाई गई है, अगर ये ऐसा चाहते हैं तो ऐसा इनको करना होगा, है ना। फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आपको करवा चुके हैं, जिसमें अगर आप चाहें तो इफ़ को निकाल सकते हैं और इसकी जगह पे शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद होगा ना वो कॉन्सेप्ट। लेकिन वर्ब को बेस फॉर्म ही रखेंगे, क्योंकि शुड क्या है, अपने आप में एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेती हैं। तो मान लीजिए अदर प्लेयर्स ना भी होता, खाली इजराइल होता, तो यहाँ पे वांट्स आ जाता, इफ़ इजराइल वांट्स। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनाते और शुड लगाते तो फिर वांट्स को वांट ही लिखना पड़ता इजराइल के साथ भी। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अब सारे कॉन्सेप्ट रोज़ नहीं करवा सकते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको हिंट दे देते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करें। कह रहे द मिलिट्री ऑपरेशंस विदाउट एड्रेसिंग द कोर इश्यू वुड ओनली बी कॉस्मेटिक इंटरवेंशंस। कह रहे जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस आप कर रहे हैं बिना कोर इश्यू को एड्रेस किए, मुख्य समस्या को सुलझाए, वो सिर्फ कॉस्मेटिक इंटरवेंशंस हैं, वो सिर्फ दिखाई देने वाली इंटरवेंशंस हैं। कॉस्मेटिक क्या होती हैं? जो सुपरफिशियल हो,
जो सिर्फ आपके लुक से रिलेटेड हो, अंदर कुछ हेल्प ना करे, है ना। तो ये सिर्फ लिप अप होती है पाउडर और इस तरह के श्रृंगार की। सही समस्या का आपको हल लाना पड़ेगा। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। जल्दी से अपना क्विज देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑथर ऐसा क्यों कहता है, स्पेसिस के हिसाब से ऐसा क्यों आर्ग्यू करता है कि सारा फोकस जो है एक सोल्यूशन लाने की तरफ करना चाहिए। क्या रीज़न है जी, सारा फोकस जो है, सारा ध्यान अपना सोल्यूशन पे डालें। तो इन चारों में से वो रीज़न आपको बताना है। लास्ट लाइन जो आपको भी समझाई है उसी से इसका आंसर निकल आएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहे हैं, वहाँ से मैच करें। सेकंड में पूछा है जी, पैसेज क्या सजेस्ट करता है मिलिट्री ऑपरेशंस के इम्पैक्ट को लेकर के हमास को कमज़ोर करने पे। तो इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस हमास को कमज़ोर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। तो चारों में से सही ऑप्शन को यहाँ चूज़ करना है। खुद का दिमाग चलाओगे तभी कुछ बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर से आपको अपना आंसर मैच कर लेना है। तीसरे चौथे पाँचवें में आपको वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब्स पूछी गई हैं। जो आदमी फिर से हेल्दी हो रहा हो उसके लिए क्या वन वर्ड है, इवेनिसेंट का क्या मीनिंग है, और आयरन आउट फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग है। छवें सातवें में आपको 2 एरर से क्वेश्चंस मिलेंगे। एक मिलेगा फर्स्ट कंडीशनल पे बेस्ड और एक मिलेगा पास्ट परफेक्ट पे बेस्ड। आठवां जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है। 2 ब्लैंक्स आपके सामने हैं और दोनों ब्लैंक्स में एक ही वर्ड आएगा। एक ही वर्ड दोनों ब्लैंक्स को सूट करेगा। उसके 2 मीनिंग्स होंगे और दोनों आराम से सूट कर जाएंगे। तो देखो इन चारों में से कौन सा वर्ड इन दोनों ब्लैंक्स को सेटिस्फाई करता है। डबल फिलर्स बोलते हैं इसको। एसएससी में भी आने लगे हैं, बैंक्स में काफ़ी पहले से इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए आंसर्स हैं सभी के इन द फर्स्ट कमेंट। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल आपसे मुलाकात लेंगे कल की क्लास में।